नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं कहानी में ट्विस्ट। नीतीश नायडू ने कर दिया है खेला। ईद खत्म होते ही एनडीए में भगदड़ और मोदी की विदाई की स्क्रिप्ट जो है वो रेडी हो गई है। और हर रोज की तरह कहानी में ट्विस्ट में हमारे साथ फोन लाइन पर बाबा है। हम बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, नीतीश नायडू मिलकर खेला करने की तैयारी जो है वो कर लिए हैं और एनडीए में भगदड़ मचना संभावित तौर पे तैयार हो गया है। आखिरकार क्या कुछ होने वाला है अब एनडीए में? देखिए विकास, जैसा कि आप लोग भी लगातार फील्ड में हैं, अलग-अलग विधानसभाओं में आप घूम रहे हैं और उसके बाद जो वहाँ से फीडबैक आ रहे हैं, उस फीडबैक में एक बात तो साफ-साफ नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं जो वर्तमान परिस्थिति है और बिहार में विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें अभी जनता ने अपना मूड जो है ना पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है। जी, यानी कि वक़्त के हिसाब से मूड बदल सकते हैं। जी, जिस तरह की बात आप देख रहे होंगे, उस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार की रणनीतियों को लेकर के, नीतीश कुमार जिस तरह से इस पिछले 1 साल में बदले हैं 2024 के लिए लोकसभा चुनाव से पहले, जो उन्होंने स्विच किया था, उसके बाद से जो कहानी आपके सामने नज़र आई होगी, उस जी, कहानी में एक बात तो साफ-साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार का जो जनाधार है, 15% वोट है, उस वोट पर सबकी निगाह है। और जी, सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार एक लंबे समय से 20 वर्षों से लगातार बिहार की राजनीति में मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं। जी, कई सारे कार्य भी उन्होंने किए हैं। लेकिन जी, आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, उसमें नीतीश कुमार कहीं न कहीं कमज़ोर निजा नज़र आ रहे हैं। ख़ास हुँ, करके भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद करते क्या हैं कि इधर से उधर पलट जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो इधर-उधर ना पलट करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी शक्ति दे दें कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अपना मुखिया यानी बिहार में मुख्यमंत्री बैठा दे। जी, अब इस पूरी कहानी में नीतीश कुमार इतना आसानी से तो मानने वाले हैं नहीं। जी, बीच में आपने देखा होगा कि कई ऐसी बातें भी सामने आ गई हैं जिसमें वक्फ बोर्ड का एक ऐसा कानून है, जिस कानून ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल जो लाया है, उसके लिए जेपीसी भी बनाई गई और जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें आपने देखा होगा कि पिछले जो रमज़ान का महीना चल रहा है और इस महीने में कई ऐसी बातें, कई ऐसी खबरें आई, इससे पहले भी नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान जैसे कई नेता हैं, जो एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, उन सभी लोगों को मुस्लिम संगठनों ने चेतावनी भी दी है। इस जी, चेतावनी के बाद बहिष्कार भी किया गया है। और इसी बीच में कई ऐसी घटनाएँ देश भर में घट रही हैं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एनडीए गठबंधन जो है और एनडीए गठबंधन के घटक दल, जो कि क्षेत्रीय दल हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब हो जाएगा। हुँ, क्योंकि 18 17-18% वोट लगभग देश भर में मुस्लिम समाज का है। कई जी, जगहों पर तो उससे ज़्यादा भी है। जी, तो ऐसी स्थिति में एनडीए में बीजेपी के प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार का जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी इस समय केंद्र सरकार के लिए अहम है, क्योंकि हुँ, भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है, उसके पास मात्र 240 सीटें हैं, 32 सीटें घट रही हैं जो पूरा करने के लिए ये दोनों करते हैं और इसके साथ-साथ चिराग पासवान भी है और भी कई छोटे-छोटे दल हैं। महाराष्ट्र से भी एकनाथ शिंदे का दल है, तो वहीं अजीत पवार भी इसमें शामिल हैं। ये सब मिल करके कहीं न कहीं सरकार को चला रहे हैं। अब जी, ऐसी स्थिति में पूरे देश भर में अगर देखा जाए, तो आंध्र प्रदेश में जहाँ की चंद्रबाबू नायडू आते हैं, वहाँ मुस्लिमों की आबादी ठीक-ठाक है। बिहार में 17% से ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश में करीब 10% के आस-पास इनकी आबादी है। दोनों दल काफ़ी हद तक मुस्लिम वोट बैंक पर लंबे समय से निर्भर रहते हैं और क्षेत्रीय दल होने के नाते इनको मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही अपने वोट बैंक के सहारे अपनी सीटें और सत्ता में बने रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब ऐसी स्थिति में एक जो तमिलनाडु से आपको याद होगा कि स्टालिन ने हाल-फिलहाल में एक और बड़ी बात जो केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही थी, जिसमें परिसीमन की बात की जा रही थी, उसको लेकर के सभी विपक्षी दलों को बुलाया था। लेकिन जी, उसके साथ-साथ उसमें वक्फ बोर्ड वाला भी मामला कहीं न कहीं छेड़ा गया था। देश जी, भर के गैर भाजपाई दल पहुँचे थे और कहा तो ये जाता है कि गुप्त रूप से अपने प्रतिनिधि जो हैं वो चंद्रबाबू नायडू ने भी इसमें भेजे थे। अब हुँ, तमिलनाडु विधानसभा में गुरुवार को यानी कल ही केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है। हुँ, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति के अधिकारों पर हमला करार दिया है। इस हुँ, कदम ने न केवल केंद्र की भाजपा नीति सरकार को चुनौती दी है, बल्कि एनडीए के सहयोगी दल जो भी हैं, जो लोग
भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों को खास करके एक तरह से चेतावनी भी दे दी है, सचेत भी कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हों, या फिर चिराग पासवान जैसे अन्य नेता हों, या एकनाथ शिंदे के साथ-साथ और भी कई नेता हों जो लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जी इन दोनों नेताओं पर अपने-अपने राज्य में ऐसा ही कदम उठाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जी आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु विधानसभा का यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के वक्फ विधेयक को पूरी तरह से वापस लेने की मांग करता है। जी स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता को कमजोर करता है और संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन भी है। यह अनुच्छेद धार्मिक समूहों को अपने मामले में प्रबंधन का अधिकार देता है, जिसे हनन करने का कोशिश जो है वो किया जा रहा है। स्टालिन ने यह कदम न केवल तमिलनाडु की डीएमके सरकार की अल्पसंख्यक समर्थक छवि को मजबूत करता है, बल्कि गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए मिसाल भी कायम करता है। सवाल यह है कि क्या यह अन्य राज्यों को भी इसी तरह कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा, खासकर उन राज्यों को जहां विपक्षी दल और बीजेपी के सहयोगी सत्ता में हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से तमिलनाडु में यह कदम उठाया गया है, उसके बाद से मुस्लिम संगठनों का दबाव और बढ़ेगा, ये बात आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। अभी हाल बाबा फिलहाल में आपको पता है। हाँ, बाबा ऐसे में नीतीश कुमार और हम तमिलनाडु के सीएम की बात करें तो ये दोनों मुस्लिम राजनीति जो होती है, मुस्लिम वोट जो होते हैं उससे साधते हैं। और ऐसे में जब केंद्र सरकार ये बिल ला रही है और बिल एकदम पास करवाने के मोड़ पर आ चुकी है, और ये दोनों जो सरकार है बिहार की और तमिलनाडु की, ये अगर समर्थन नहीं करते हैं तो क्या मोदी जी को इतना आसान होगा कि बिल को पास करवा ले केंद्र से? देखिए यही तो बात मैं बता रहा हूँ ना कि बड़ी मुश्किल स्थिति आ गई है केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी जैसी कि चर्चाएं चल रही हैं और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि ईद खत्म होगा मंगलवार को, सोमवार या मंगल को ईद होगा, और जी सोमवार मंगल को ईद समाप्त होते ही अभी 2 दिन बचे रहेंगे। जो सत्र चल रहा है, बजट सत्र लोकसभा का, उस सत्र के दौरान ये बिल अंतिम दिन ला करके उसे बहस के लिए भी रखा जाएगा और 2 दिनों में इसे समाप्त करके और पास करा लिया जाएगा। ऐसा जी प्लान कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार ने बनाया है। जी लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से आपने देखा होगा कि हाल-फिलहाल में ही नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को बहिष्कार किया गया। इसके अलावे आपने देखा कि चेतावनी चिराग पासवान को भी दी गई। ऊपर से आप देख रहे होंगे चंद्रबाबू नायडू को भी दी गई, और इस बीच में एमके स्टालिन जो हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बिल पर पूरी तरह से अपने विधानसभा के सदन में इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके कहीं न कहीं एक नया हेतु दे दिया है। वक्फ विधेयक के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी एआईएमपीएलबी पहले ही इन दोनों नेताओं को इस विधेयक का विरोध करने की अपील कर चुका है। यानी कि आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार और नायडू पर बहुत गंभीर जो है वो मुश्किल स्थिति आ गई है। खास करके अगर कहा जाए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो हाल में पटना में धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसकी जानकारी आपको मिली होगी। 2 दिन बिल्कुल पहले इसकी शुरुआत जो देश भर में होनी है, उसकी शुरुआत बिहार से होना नीतीश कुमार के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा चेतावनी है। जिसमें नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए गए थे, और इसी तरह आंध्र प्रदेश के भी मुस्लिम समुदाय के बीच इस विधेयक को लेकर के नाराजगी बढ़ गई है। नीतीश कुमार और जी चंद्रबाबू नायडू के लिए यह स्थिति जटिल है, और वे एनडीए के हिस्सा हैं, और ऐसी स्थिति में केंद्र की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी यदि इस बिल पर अड़ी रह जाती है और इस हम्म बिल को पास कराती है और इस बिल में ये चुप हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके लिए आने वाला चुनाव जो है नीतीश कुमार के लिए खास करके बड़ा ही मुश्किल होगा। बिहार हम्म में खास करके जब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के और इसका विरोध किया जा रहा था वक्फ बोर्ड बिल का, तो उस समय ये बात भी सामने आई थी कि जिस तरह से ललन सिंह ने सदन में इस बिल का जम करके समर्थन किया था, वो भी काफी कुछ नाराजगी का कारण बना हुआ है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए काफी जटिल परिस्थिति आ गई है, और जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार का सेकुलर चेहरा है और कहते हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे, ऐसे में मुस्लिम संगठनों ने जिस तरह से उनका बहिष्कार किया है, ये बात साफ-साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किल घड़ी आ गई है। हाल-फिलहाल में आपने हम्म देखा होगा कि बिहार में जिस तरह से हिंदुओं को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी, उसको भी लेकर जी के नीतीश कुमार की चुप्पी पर कहीं न कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं। जी तमिलनाडु की तरह वक्फ बिल जो है उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हैं, तो यह एनडीए में दरार पैदा करता है, लेकिन अगर वो चुप रहते हैं तो इसका सीधा मतलब माना जाएगा कि वो केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं और इस बिल का समर्थन करते हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए कठिन परिस्थिति पैदा होगी।
विपक्षी लेकिन दल खासकर कांग्रेस, आरजेडी और एआईएमआईएम की बात करें तो इस मुद्दे को भुनाने में पूरी तरह से शामिल हो गई है और इसमें बिहार में तो खास करके इस बिल को लेकर के आपने देखा होगा प्रशांत किशोर भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। तमिलनाडु का जी प्रस्ताव उनके लिए एक नैतिक जीत है और वे इसे नीतीश कुमार और नायडू पर नैतिक दबाव की तरह इस्तेमाल करेंगे। खास जी करके अगर बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन का शुरुआत बिहार से किया है, बिहार का ये चुनावी साल है, तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। वक्फ विधेयक जो है अभी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास विचाराधीन है और संसद में इसकी मंजूरी एनडीए के सहयोगी के रूप पर निर्भर करता है। इसको लंबे समय से ठंडे बस्ते में भी रखा गया है। तमिलनाडु का यह कदम नीतीश और नायडू के लिए एक परीक्षा की तरह है और इसमें यह केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती बनकर सामने आ गया है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु विधानसभा का यह प्रस्ताव वक्फ विधेयक के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक बयान है जो एनडीए के भीतर और बाहर बहस को तेज करेगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव निश्चित रूप से बढ़ गया है क्योंकि वे केंद्र में जो सरकार है उसके गठबंधन का हिस्सा है। अपने वोट बैंक को यदि वो संतुलित रखना चाहते हैं तो उन्हें उन्हें इस तरह के फैसले को गंभीरता से लेना होगा। यानी कि विकास सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए और चंद्रबाबू नायडू के लिए ये जो वक्फ बोर्ड बिल है ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल घड़ी पैदा कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए भी एक कठिन परिस्थिति है। बाबा अगर मैं वही पूछ रहा हूँ बाबा कि जी अगर तमिलनाडु के सीएम और बिहार के सीएम को अगर मोदी जी जो है वो नहीं मना पाते हैं वक्फ बोर्ड जो बिल आ रहा है उसके लिए, और अगर ये दोनों समर्थन वापस लेते हैं तब तो सरकार गिर जाएगी, केंद्र सरकार। देखिए आप कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। देखिए जी दोनों के बीच में इंटरनल बातचीत भी लगातार चल रही है क्योंकि दोनों को अपने अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है। दोनों अपने अपने राज्य में सीएम हैं। जी ऐसी स्थिति में अपनी कुर्सी खोना नहीं चाहेंगे और अगर इन दोनों में बात हो जाती है तो आप एक बात मान के चलिए इनके पास इतनी संख्या जरूर है। और दूसरी तरफ से आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने भी खुल करके ये कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से जो समर्थन वापस लेगा हम उसको बिना शर्त समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इस देश में एक गतिरोध पैदा होने की स्थिति तो उत्पन्न हो ही गई है। ऐसी स्थिति में मोदी के विदाई का स्क्रिप्ट जो है वो भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं लिखा जाने लगा है। गैर भाजपाई दलों को उकसाने का काम सबसे पहले नीतीश कुमार ने किया था 2022 में। आपको याद होगा जब वो एनडीए से बाहर होकर के महागठबंधन की तरफ स्विच किए थे तो देश भर में घूम करके एनडीए के विरोधी यानी कि भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपाई दलों को एकजुट किया था। आज जी वो काम वो नीतीश कुमार का किया हुआ प्रयास नजर भी आ रहा है। और जिस तरह से एमके स्टालिन जो कि धूर विरोधी हैं उनके राज्य में भी चुनाव होने की स्थिति आ गई है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू भी नहीं चाहेंगे कि उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी जाए और आने वाले समय में जो परिस्थितियां पैदा होंगी उसमें वो उनको 5 साल अपनी सरकार चलानी भी है। अपने दम पर वो सरकार चला रहे हैं, इसमें किसी के कोई जरूरत नहीं है, अपने दम पर उनको बहुमत प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और नायडू के पास दोनों के पास विकल्प है कि वो अपने हिसाब से कोई समझौता या फैसला ले सके। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित रूप से एक स्क्रिप्ट जो पीछे में से चल रही है वो अगर कारगर होती है और उस स्क्रिप्ट पर काम होता है तो ये मान के चलिए कि केंद्र की सरकार मुश्किल में आ सकती है इस वक्फ बोर्ड बिल के मामले में। चलिए देखिए, कहानी में ट्विस्ट आप देख रहे थे जहां पर नीतीश कुमार नायडू के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की विदाई की जो स्क्रिप्ट है उसे तैयार कर लिया है। वैसे में सवाल उठ रहे हैं इस वक्त कि क्या सच में मोदी की सरकार जो है वो गिरने वाली है और नीतीश कुमार और नायडू जो है वो खेला करने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो देश में कहीं ना कहीं एक ऐसी गतिविधि होगी जिस बड़ी भूचाल जो है वो राजनीति में लाएगी। कहानी में ट्विस्ट देख रहे थे आप। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।